हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने जिला पंचायत का इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया था कि किस तरीके से जिला पंचायत बनेगा, किसके कितने कैसे सदस्य उसके रहेंगे, अध्यक्ष कैसे होंगे, उपाध्यक्ष कैसा होगा, कैसा निर्वाचन होगा, वो सारा चीज़ जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कौन से सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं, किनको मत देने का अधिकार होता है। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी आज मैं इसको एक बार और आप लोग को बता दूं कि सदस्य जो है, सबसे पहले जो सदस्य के क्रम में आता है वो है हमारे निर्वाचित सदस्य। ये जिला पंचायत का जब गठन होगा तो गठन होने के बाद में फिर निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, तो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी तो फिर निर्वाचित सदस्य जो होंगे, वो जो निर्वाचित सदस्य होंगे जिनको हम वोट दे के लाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे चुन के जो आते हैं, वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और इन्हीं सदस्यों को फिर मत देने का अधिकार होता है। जब समितियां बनती हैं तो ये समिति के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। कभी अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उस अविश्वास प्रस्ताव में भी इन्हीं को मत देने का अधिकार होगा। जो अन्य जो सदस्य हैं, जैसे अन्य सदस्य में जनपद पंचायत अध्यक्ष, ये अन्य सदस्य में यदि हम देखते हैं तो ये है जनपद पंचायत के अध्यक्ष। जिला पंचायत के अंदर में जो जनपद पंचायत है उसके जो अध्यक्ष है वो स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं जिला पंचायत, ठीक है। हालांकि समिति के ये भी सदस्य होते हैं, कुछ समितियां होती हैं, जैसे जिला पंचायत की स्थायी समिति की जब हम बात करेंगे तो वहां भी ये सदस्य के तौर पे भाग लिए रहते हैं, वहां भी ये सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। जैसे कोई विशेष निर्णय यदि हो रहा है और वहाँ पे मत की बात आती है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है तो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो मत देने की जब बात आएगी तो इनका मत वहाँ पे नहीं माना जाएगा। ये इसलिए होते हैं कि उस क्षेत्र का विकास जब हो या उस क्षेत्र के विकास के लिए जब कोई योजनाएं बने तो उस क्षेत्र के जितने प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि वहाँ पे रहने चाहिए। ये सदस्य बनाने के पीछे इसका जो उद्देश्य है वो ये है। विधानसभा सदस्य, जो विधानसभा, जो जिला पंचायत जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है, या तो विधानसभा सदस्य जो है वो पूर्णतः उस जिला पंचायत के अंतर्गत हो या आंशिक तौर पर भी हो, तो भी हम उसको वहाँ का उस जगह का जो उस जिला पंचायत का सदस्य माना जाता है। जैसे मान लो एक जिला पंचायत है, पहला वाला जिला पंचायत, ये दूसरा वाला, और दोनों को मिला के एक विधानसभा क्षेत्र बना। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र बनेगा, ये विधानसभा क्षेत्र जो है इसका जो सदस्य होगा वो यहाँ का भी जिला पंचायत का सदस्य होगा और वो यहाँ जिला पंचायत का भी सदस्य होगा, तो वो दोनों जगह का सदस्य होगा। भले ही इसका 30% हिस्सा हो और इसका 70% हिस्सा हो, या इसका 40% हिस्सा आता हो या इसका 60% हिस्सा आता हो, भले ही इसका 1% हिस्सा भी आता हो, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र में उस जिला पंचायत के यदि एक गांव या 2 गांव भी शामिल हो रहा है तो वो वहां का सदस्य माना जाएगा, ठीक। तीसरा सदस्य होता है ये चौथा सदस्य जो है वो है लोकसभा सदस्य, जो उस लोकसभा क्षेत्र से आता है। जैसे कोई जिला पंचायत बना तो जिला पंचायत के अंतर्गत में जो लोकसभा आता है, और वो जो लोकसभा, क्योंकि जो लोकसभा होगा वो तो बड़े विस्तृत क्षेत्र का होता है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन होती है कि वो लोकसभा क्षेत्र पूर्णतः आए या फिर वो लोकसभा क्षेत्र आंशिक तौर पर आए। या तो वो लोकसभा क्षेत्र कैसा है, पूर्ण तरीके से हो, या तो वो लोकसभा क्षेत्र कैसा हो, आंशिक तरीके से हो, आधा हिस्सा भी होगा, छोटा सा हिस्सा भी होगा, छोटा परसेंटेज भी होगा, तो भी वह उसका सदस्य स्वतः ही माना जाएगा, ठीक है। और एक पांचवा है राज्यसभा सदस्य। पांचवा जो सदस्य होता है राज्यसभा सदस्य। अब क्योंकि राज्यसभा के सदस्य को तो प्रत्यक्ष तौर पे चुन के भेजा नहीं जाता है, तो जिस राज्यसभा क्षेत्र में यदि राज्यसभा सदस्य निकलता है तो उस ग्राम पंचायत में उसका नाम होना चाहिए, तो वो जिला पंचायत का सदस्य हो जाता है। जैसे राज्यसभा के सदस्य को भेजने का काम तो विधानसभा से होगा, हम तो चुनाव करके भेजते नहीं हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा
कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई वो किस जिला पंचायत का सदस्य होगा। तो जिस जिला पंचायत के अंदर में, जिस ग्राम पंचायत में उसका नॉमिनेशन रहेगा, उसका जो मतदान पत्र रहेगा या उसका जो निर्वाचन कार्ड होगा, वहाँ का वो सदस्य होगा, तो उस जिला पंचायत का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है जो निर्वाचन कार्ड मिलता है ना, उसकी बात हो रही, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन से सदस्य होंगे और मुख्य सदस्य किसको माना जाएगा। तो ये 5 है, 5 सदस्यों से मिलकर हमारा पूरा जिला पंचायत जो है एक पूरा विस्तृत क्षेत्र है, उस पूरे जिले के विकास के लिए। पहला था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का समूह क्या कहलाया, खंड या ब्लॉक। फिर उसके ऊपर जनपद पंचायत, खंड या ब्लॉक में जनपद पंचायत, जनपद पंचायतों का समूह क्या बना हमारा, जिला, जिला पंचायत, और जिला पंचायतों से क्या बनेगा, राज्य, और राज्य से क्या बनेगा, एक पूरा देश। तो विकास की जो एक प्रक्रिया है वो इस तरीके से होती है, सीधा सीधा जो केंद्र से, कुछ विषय केंद्र के हैं, जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ विषय केंद्र से हैं, कुछ विषय जो है वो राज्य से है, और कुछ विषय जो है राज्य जो है वो फिर बांट के रखता है कि हाँ भाई जिला पंचायत का ये विषय है, ग्राम पंचायत का ये विषय है, इतनी शक्तियाँ ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई है, जनपद पंचायत को ये शक्तियाँ प्राप्त हुई है। विशेष स्थिति में राज्य चाहे तो कुछ विशेष कार्य और भी दे सकता है। ठीक है, तो ये रहे सदस्य, कौन कौन से सदस्य। ये जो सदस्य है निर्वाचित सदस्य याद रखेंगे, ये मुख्य तौर पे मुख्य सदस्य माने जाएंगे, और मत देने का जो अधिकार होता है वो इन्हीं को होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष स्वतः ही जिला पंचायत का सदस्य बन जाता है उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। जो जिला पंचायत के अंदर में जनपद पंचायत होगा, जैसे एक जिला पंचायत के अंदर में मान लेते हैं 3 जनपद है, तो उस तीनों जनपद के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य स्वतः ही गिने जाएंगे। विधानसभा के सदस्य, उस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य पूर्णतः या आंशिक तौर पर भी आता है तो फिर वो सदस्य माना जाएगा। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तो याद रखेंगे इतने सदस्य हैं, और हमारा जिला पंचायत जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं से होके बनेगा। ठीक, अब ये तो हो गई सदस्यों की बात। अब बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे बनेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होगा वो कैसा बनेगा, अप्रत्यक्ष तौर पे बनेगा। बहुमत की स्थिति के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। मतलब जो सदस्य बनेंगे, वास्तविक तौर पे जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष क्या होगा, उस वार्ड का ही सदस्य होगा। ठीक है, उस वार्ड का ही जो वार्ड मेंबर होगा, जो वार्ड का सदस्य होगा, वही जाके क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, यदि उसके पास पर्याप्त बहुमत है तो, है ना। 2/3 बहुमत की जो स्थिति होती है वो बहुमत है तो वो बनेगा, और बहुमत नहीं है तो वो नहीं बनेगा, और बीच में मान लो बहुमत खत्म हो गया तो फिर वो हट जाता है। ठीक, अब इसके हटने की प्रक्रिया, ये तो सबको पता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कैसा चुना जाता है। तो इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होता है, तो इसमें कोई विशेष बात और शामिल नहीं है। अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी बनते हैं, प्रधानमंत्री जी का बनना भी वैसे ही होता है ना, रहते तो वो एक सांसद ही है। जैसे मुख्यमंत्री को बनना है, ठीक वैसे ही अध्यक्ष जो है वो या उपाध्यक्ष का बनना होगा। ठीक है, चुनाव सिर्फ सरपंच पद के लिए होगा प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो। इसके अलावा जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो डायरेक्ट ऐसे ही बनेंगे। डायरेक्ट मतलब बहुमत के आधार पर ही बनेंगे। अब इनके हटने की प्रक्रिया, तो हटने की प्रक्रिया कितने तरीके से होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। किस तरीके से हम जो अध्यक्ष है या जो उपाध्यक्ष है उसको हटा सकते हैं, तो इसको हटाने की सबसे पहली प्रक्रिया जो है, पहली प्रक्रिया या फिर आप मान सकते हो कि जो प्रमुख प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। और जनपद और जिला पंचायत के लिए इसका उल्लेख होता है धारा 35। ग्राम पंचायत के लिए है, फिर जनपद पंचायत के लिए है और जिला पंचायत के लिए है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लिए धारा 21 याद रखेंगे, जनपद के लिए धारा 29 याद रखेंगे और जिला पंचायत के लिए धारा 35 याद रखेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धारा
35 के अधीन आएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अब विश्वास नहीं रहा, और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो सदस्य है, कहाँ के सदस्य हैं? जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, और जो चुने हुए जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जो बाकी के सदस्य हैं, जो पदेन सदस्य हैं, जो स्वतः ही सदस्य बन गए, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनको प्रत्यक्ष तौर पे चुना गया है, उन्हीं के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में क्या होनी चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, जितने सदस्य हैं 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करेंगे, और जितने सदस्य वोट देते हैं उनका 3/4 मतदान, मतलब मतदान में 3/4, और ये जो 3/4 होगा वो 2/3 के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाएगा जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो लाएंगे। किसके खिलाफ लाएंगे? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ आएगा, याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, क्योंकि अब इनको एक नामित पद मिल गया है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए लाया जाएगा। कौन लाता है? जो सदस्य हैं, जो चुने हुए सदस्य। ठीक है, सदस्य नहीं मतलब चुने हुए जो सदस्य हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2/3 बहुमत, संकल्प पारित होगा 2/3 बहुमत से, या 2/3 लोग सिग्नेचर मार दें, ऐसा कि नहीं भी बैठे और 2/3 लोग बोले कि इसको हटाना है, इस टाइप का एक संकल्प बनेगा। मतदान की स्थिति में जितने लोग हैं उसका 3/4 बहुमत होना चाहिए, और ये जो 3/4 बहुमत है ये 2/3 बहुमत से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उस स्थिति में जो अपील है वो अपील किया जाएगा राज्य सरकार को। अब ये अविश्वास प्रस्ताव की जो अपील होगी, जिला पंचायत की बात है तो अपील होता है राज्य सरकार को, याद रखना। अपील किसको किया जाएगा? राज्य सरकार को किया जाएगा। कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 15 दिवस के भीतर किया जाएगा। और राज्य सरकार का निर्णय कितने दिन में आना चाहिए? 45 दिन के भीतर आना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव है, और उस अविश्वास प्रस्ताव में क्योंकि वो पद से हट गया है, तो पद से हट गया तो उनको अपील करने का भी एक शक्ति प्राप्त होता है। तो अपील कब किया जाएगा? अपील किया जाएगा 15 दिन के भीतर में, जब आपका अविश्वास प्रस्ताव का प्रक्रिया पूरा हो गया है। 15 दिन का समय है, 15 दिन के भीतर में अपील होगा राज्य सरकार को। राज्य सरकार को 45 दिन के भीतर में निर्णय देना पड़ेगा, और यदि मान लो राज्य सरकार 45 दिन के भीतर में कोई निर्णय अपना दे देती है, ठीक है, या राज्य सरकार 45 दिन के भीतर में निर्णय मान लो नहीं दे पाती, तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है, और उस स्थिति में पदाधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक, यह है पहली प्रक्रिया। अच्छा, इसकी बैठक से भी क्वेश्चन आता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव की बैठक कौन करेगा? तो इसकी बैठक होता है कलेक्टर के द्वारा, या फिर इसकी बैठक होगा अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा। यदि कलेक्टर उपस्थित नहीं है तो इसकी बैठक किया जाएगा अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर के द्वारा होगा या फिर ये होगा अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा पहला अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा है हमारा रिकॉल प्रक्रिया। रिकॉल की प्रक्रिया, रिकॉलिंग की प्रक्रिया, धारा 21 का। इसके सारे हिसाब किताब वैसे ही हैं जैसे पीछे हुआ करता था, तो इसके बारे में हम और डिटेल में नहीं जाते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है हमारी, वो प्रक्रिया है हमारा निलंबन। जो तीसरा प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है हमारा निलंबन का प्रक्रिया, और निलंबन का प्रक्रिया है धारा 39 के तहत। ठीक है, निलंबन किसके द्वारा होगा? कलेक्टर के द्वारा होगा। निलंबित होने के उपरांत अपील चाहे तो राज्य सरकार से अपील कर सकता है ना। जो भी अपील होगा वो राज्य सरकार को ही अपील होगा। निलंबन करने का अधिकार यहाँ पे किसको होता है? कलेक्टर को होता है। और निलंबन किस स्थिति में किया जाएगा? तो निलंबन ऐसा नहीं है कि कलेक्टर चाहे तो जब चाहे निलंबन कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। यदि कलेक्टर को लगता है कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है किसी जघन्य अपराध में
या देश विरोधी किसी कार्यक्रम में लिप्त है, तब उस स्थिति में उसको निलंबित किया जा सकता है। या हो सकता है किसी अध्यक्ष का किसी जघन्य अपराध के लिए कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो। जघन्य अपराध का मतलब ये हो सकता है कि कहीं लूट मार वाला अपराध हो, या ये हो सकता है हत्या का अपराध हो, या रेप का अपराध हो, या इस तरीके से कोई जघन्य अपराध हो, उसी स्थिति में ही निलंबन की प्रक्रिया जो होती है। ठीक है। चौथा है पद से हटाना। देखिए, निलंबन और पद से हटाना ये दोनों थोड़ा सा अलग चीज है। ये होता है धारा 40 के अंतर्गत। निलंबन में सस्पेंड रहेगा कुछ समय के लिए, और निलंबन की प्रक्रिया कई बार इसलिए भी की जाती है ताकि जो बोलना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, तो वो उस कार्रवाई को अपने पद में रहते हुए किसी भी तरीके से उसमें अड़चन ना डाले। तो निलंबन की प्रक्रिया लाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है। पद से हटाने का मतलब ये है कि मान लो अब संलिप्तता अलग चीज है, और मान लो दोष सिद्धि हो गई कि अमुक व्यक्ति ने इस व्यक्ति का मर्डर किया है, या इस जनपद पंचायत या जिला पंचायत अध्यक्ष ने कोई जघन्य अपराध कर दिया है, हो सकता है उसको सजा की भी बात हो जाए, तो उस स्थिति में पद से हटाया जाएगा। और पद से हटाने का काम होगा संचालक के द्वारा, पंचायत संचालक। ये पंचायत संचालक के द्वारा ही पद से हटाया जाएगा। अपील चाहे तो किया जा सकता है, अपील कर सकता है। ठीक, अपील करने की जो प्रक्रिया है वो मैंने बता दिया। 15 दिन के भीतर में अपील करना पड़ेगा, और 45 डेज के भीतर में राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है। अगला है त्याग पत्र। त्याग पत्र है हमारा धारा 37 के अंतर्गत, और त्याग पत्र किसको देगा? कलेक्टर। त्याग पत्र देने का कार्यक्रम किसको होगा भैया? कलेक्टर को होगा। तो इस तरीके से देखिए, निलंबन होगा, कलेक्टर निलंबित कर सकता है। त्याग पत्र होगा तो अध्यक्ष जो है वो कलेक्टर को त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष जो है वो भी कलेक्टर को त्याग पत्र देगा। उपाध्यक्ष को हटना होगा तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र नहीं देगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों मिलकर किसको त्याग पत्र देंगे? कलेक्टर को। हाँ, जो उस सभा के सदस्य हैं वो सभा के सदस्यों को यदि हटना होगा तो उनका त्याग पत्र किसको जाएगा? अध्यक्ष को जाएगा। ये त्याग पत्र वाला जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? कलेक्टर को। उपाध्यक्ष किसको देगा? कलेक्टर को। सदस्य किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो पद रिक्ति जो है ये मैंने आप लोग को बता दिया कि कितने तरीकों से ये पद रिक्ति हो सकती है। याद रखेंगे, पद रिक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास तौर पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कौन हटा सकता है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होता है। निलंबन करने का अधिकार कलेक्टर को है, और पद से हटाने का अधिकार जो है वो संचालक को है। कलेक्टर से ऊपर का जो पद है निलंबित कर सकता है, कलेक्टर हटा नहीं सकता, पद से हटा नहीं सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए। और पद से यदि हटाना होगा तो उसके लिए हस्ताक्षर किसके चाहिए? संचालक। त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? कलेक्टर को दिया जाएगा। रिकॉल की प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी फिलहाल वो रुकी हुई है रिकॉल की प्रक्रिया। तो रिकॉल की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि रिकॉल की प्रक्रिया खास तौर पे ये जो रिकॉल की प्रक्रिया है ग्राम पंचायत तक ही सीमित रहती है। ठीक है। त्याग जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस स्थिति में लाया जाएगा और कैसा लाया जाएगा। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फिर जिला समिति कौन कौन सी समिति होती है, समितियां होती है। जिला पंचायत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है जैसे हम लोगों ने ग्राम पंचायत पढ़ा, जैसे हम लोगों ने जनपद पंचायत पढ़ा और जिला पंचायत, लगभग स्ट्रक्चर वैसे ही। धाराओं को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी धारा के तहत में क्या क्या चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट धाराएं जो मैंने डिस्कस किया है उसको आप याद रखो। धारा बहुत सारी है, पूरे धाराओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और चीज़ों को बारीकी से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी शब्दों में ही क्वेश्चन घूमता है, और ख़ास तौर पे ये जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो शब्दों में ही क्वेश्चन जो है घूम जाता है। में और से में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है। का और की में भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप जब भी प्रश्न पढ़ोगे प्रश्न को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। 4 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, चारों ऑब्जेक्टिव को गहराई से समझो। जब तक आप उसको समझोगे नहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। 4 ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है। तो चारों ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, बहुत गहराई से समझना है, फिर उस पर टिक मारना है। एग्ज़ाम निकलता है, बहुत आसानी से निकलता है, कई लोगों का निकला है ना। जो लोग गलती करते हैं, जो लोग सिर्फ बुक को पढ़ते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक। बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बुक को समझना है। आपके पास जो भी बुक है उसको समझिए, जो बोला जा रहा है उसको समझिए, उसमें चीज़ों को और ढूंढने की कोशिश करें, नई नई चीज़ों को आप ढूंढते रहिए। जैसे ये जिला पंचायत का है, तो जिला पंचायत से रिलेटेड यदि कोई नई चीज़ आपको पता चले तो आप अपने नोट्स में डाल के ज़रूर रखें, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं। चलिए, ओके, बाय।